Hi, today is 8th of February 2020. Let us have a quick brief on today's newspaper. Today we are going to talk about all these important topics. First, पहला है यूरोपियन पार्लियामेंट, सेकंड है बोडो पीस पैक्ट, थर्ड है मेघालय कोल माइनिंग लाइसेंस, हम रेड होल माइनिंग के बारे में पढ़ेंगे. फोर्थ इज अबाउट आर्ट फ्रॉम वेस्ट म्यूजियम. Fifth is about 155 mm artillery gun Sharang. Sixth है Habitat Loss Felled Leopard. Seventh है Public Safety Act. Eighth is about high cost of raising trade walls. Ninth is about Nirbhaya case due process of law. 10th है long wait for maternity benefits. And 11th is about India and Sri Lanka. And then 12th is Trump in India. 13th is about auditing, independence, accountability. So today we are going to read about all these 13 topics in next 20 to 25 minutes. So let us start. पहला न्यूज़ हेडलाइन है गवर्नमेंट टू सेट टू होस्ट अनदर विजिट बाय फॉरेन डिप्लोमेट्स टू जम्मू एंड कश्मीर. यहाँ पे कुछ फॉरेन डिप्लोमेट्स आएंगे, यूरोपियन एम्बेसडर होंगे. दे विल गो एंड विजिट जम्मू एंड कश्मीर एरिया. ये डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन से हैं. यूरोपियन यूनियन से पहले जनवरी में कुछ मेंबर्स यहाँ पे विजिट किए थे. नाउ व्हाट इज़ दिस यूरोपियन यूनियन एंड दिस यूरोपियन पार्लियामेंट? सी, यूरोप क्या है? यूरोप एक कॉन्टिनेंट है. कॉन्टिनेंट में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं. इन कुछ कंट्रीज़ ने मिलके आपस में बनाया इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन, इसको बोलते हैं यूरोपियन यूनियन. इसमें अभी 27 मेंबर्स हैं. जो ब्रिटेन का एग्जिट हुआ है वो इस EU से हुआ है, ब्रेक्जिट. नाउ इसकी एक लेजिस्लेटिव ब्रांच होती है. लेजिस्लेटिव का मतलब होता है कानून बनाना और एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है उस कानून को इम्प्लीमेंट कराना. तो ये लेजिस्लेटिव ब्रांच है. लेजिस्लेटिव ब्रांच है यूरोपियन पार्लियामेंट. जैसे पार्लियामेंट होती है ना, इट इज़ समथिंग लाइक दैट. बट इसमें अलग अलग कंट्री, इस यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज़ हैं यहाँ से इसमें मेंबर सेलेक्ट होके आते हैं. इसमें 705 मेंबर्स हैं. मतलब ये सेकंड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पार्लियामेंट हो गई. पहला क्या है? पहली है हमारा इंडिया की पार्लियामेंट. इसमें 543 लोकसभा से और 245 राज्यसभा, मतलब 788 मेंबर्स होते हैं हमारी इंडियन पार्लियामेंट में. तो ये फर्स्ट रैंक है. दैट इज़ वाई इंडिया को बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं. नाउ 1979 में ये EU का ये पार्लियामेंट बना था. यहाँ डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है. कुछ कंट्रीज़ को छोड़ दो, जैसे ग्रीस वगैरह, वहाँ पे 17 है, कुछ जगह 16 है, बट यूजुअली 18 ईयर्स ऑफ एज है सब जगह. देन इसके जो अभी प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेविड सैसोली. इसका जो लेजिस्लेशन होता है और इसका जो अब एग्जीक्यूटिव वर्क होता है वो होता है यूरोपियन कमीशन का. तो ये हुई यूरोपियन पार्लियामेंट इज़ लेजिस्लेटिव जैसे इंडियन पार्लियामेंट, और वहाँ की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो है यूरोपियन कमीशन. जैसे कि इंडिया में जो सरकार बनती है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी हो जाती है. तो ये लेजिस्लेटिव, ये एग्जीक्यूटिव. सो दिस इज़ अबाउट यूरोपियन पार्लियामेंट. नाउ दिस इज़ सुप्रीम कोर्ट नॉट इन हरी टू हियर गवर्नमेंट प्लीज ऑन एग्जीक्यूशन. देन ये है बोडोज फॉर पीस पैक्ट. बोडो कहाँ रहते हैं? बोडो रहते हैं असम में. ये वहाँ की एक ट्राइब है. देन ये चाहते थे कि इनको एक सेपरेट स्टेट मिले. सेपरेट स्टेट का ये डिमांड कर रहे थे और इसलिए काफ़ी वायलेंस भी हो रहा था, फ्रिक्शन हो रहा था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं आ रही थी. ये इशू काफ़ी पहले से चला आ रहा है. इसमें अब फाइनली ट्राई पार्टाइट एग्रीमेंट हुआ है. नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड ये फर्स्ट पार्टी है, ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन ये सेकेंड पार्टी है, और यूनाइटेड बोडो पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ये वहाँ के 3 ग्रुप्स हैं. इनके साथ अभी ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ है और अब यहाँ पे इन लोगों को पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे और इन रिटर्न उनको अपने वेपन्स ड्रॉप करने होंगे, स्टेटहुड का डिमांड ड्रॉप करना होगा और ये अब मेन स्ट्रीम में आ पाएंगे. दिस इज़ अ वेरी बिग फील्ड. मेन स्ट्रीम में लाना बहुत ज़रूरी है और इससे पीस वहाँ पे प्रिवेल हो सकती है. सो दिस इज़ अबाउट बोडो फॉर पीस पैक्ट. अब इसके रूट कॉजेज़ क्या हैं? देखो, रूट कॉजेज़ ये हैं कि जो असम वैली है, ब्रह्मपुत्रा असम वैली, असम रीजन, यहाँ पे हमेशा से, आज नहीं ब्रिटिश के टाइम से यहाँ पे इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स होता रहा है सिंस ब्रिटिश टाइम. इससे क्या होता है, जो उनका खुद का कल्चर है, इंडिजिनस कल्चर है, ट्राइबल कल्चर है, लैंड राइट्स हैं, डेमोग्राफिक कंपोजिशन है, वो चेंज हो जाती है और इसलिए ये फिर उसे ऑब्जेक्ट करते हैं. दिस इज़ नॉट इन फेवर्स ऑफ लोकल.
तो हमें इन्हें आउटराइटली नेगेटिव वे में भी नहीं देखना चाहिए। इनके जो प्रोटेस्ट होते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर कॉजेज़, रूट कॉजेज़ क्या हैं ये सब होने के। पीस जो होता है ना, इसको मेंटेन करना ज़रूरी है। पीस डिविडेंड बहुत हाई होता है और हमें ये भी ज़रूरी है कि हम इनकी लोकल आइडेंटिटी को डाइल्यूट होने नहीं दें। सो वी नीड टू फाइंड अ मिडिल पाथ। देन दिस इज़ पेज नंबर 1। आज दिल्ली में पोलिंग हुआ है, इलेक्शंस। देन दिस इज़ पेज नंबर 1, दिस इज़ पेज नंबर 2, दिस इज़ पेज नंबर 3, निर्भया plea for fresh execution date rejected. Then this is page number 4 and this is page number 5. यहाँ लिखा है farmers stage protest over stray cattle menace. stray cattle क्या होते हैं? जैसे cattles मतलब जैसे गाय भैंस, ये सब cattles हैं। ये स्ट्रे तब हो जाते हैं जब कई बार इनका जो ऑनर होता है ना, ये अगर कैटल्स अनप्रोडक्टिव हो गए, दूध देना बंद हो गया गाय का, या फिर उनकी यूटिलिटी ख़त्म हो गई, तो उनको ये सड़क पे छोड़ देते हैं। और कई बार ऐसे भी छोड़ देते हैं ताकि वो अपना खुद ही ढूंढ के ले लें, यूज़ कर लें। इससे क्या होता है, ये जो स्ट्रे कैटल्स होते हैं ना, ये बहुत बड़ा मेनेस बन गए हैं। ये यहाँ पे आ रहे हैं, इनकी शुगर केन, वेजिटेबल, ये सारी पोटैटो, वीट क्रॉप्स ये पूरी डैमेज कर देते हैं। मैनी अ टाइम्स यू वुड फाइंड कि रोड पे ये स्ट्रे कैटल्स मिल जाते हैं और उससे काफ़ी सीरियस एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। सो दिस इज़ अ बिग मेनेस। देन दिस इज़ पेज नंबर 6। ये है मेघालय टू कनेक्ट स्पेशल प्रोग्राम। Meghalaya to conduct special program for granting coal mining license. NGT had banned rat hole mining last year. Now यहाँ पे ये लिखा है कि NGT had banned rat hole mining last year. ये मेघालय है, ये rat hole mining होती है। ये coal mining license इनका अभी for time being बंद कर दिया गया था। ये जो माइनिंग होती है ना, ये दो तरीके की होती है। एक होती है ओपन कास्ट माइनिंग और दूसरी होती है अंडरग्राउंड माइनिंग। अब ये जो मेघालय है, मेघालय में हमें मिलता है टर्जरी कोल फील्ड्स की माइंस हैं, और इधर इंडिया में है गोंडवाना कोल, मेनलैंड इंडिया में है गोंडवाना कोल फील्ड माइंस। अब ये जो टर्जरी कोल फील्ड माइंस होती है ना, इनकी लेयर्स बहुत पतली होती है सीम की। सो यहाँ पे क्या होता है कि ये ऐसे छोटे छोटे होल्स बनाते हैं, रेट होल्स बनाते हैं, और इसमें मैनी अ टाइम्स छोटे बच्चों को लगा देते हैं। ये अंदर माइन में ऐसे घुस के जाएंगे और वहाँ से कोल बाहर निकल के आएंगे। ये बहुत रिस्की है, कॉस्ट इफेक्टिव है बट ये बहुत रिस्की है। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया इस एरिया में कोल माइंस मिलती हैं। अब ये जो रेट होल माइनिंग होती है ना, ये चीप है, कोल सीम थिन है, इसलिए इसको एम्प्लॉय करते हैं, और इससे एनवायरनमेंट एंड जो ह्यूमन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है इसमें। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। गवर्नमेंट इसको बंद करना चाहती है। ये इलीगल है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इसको बैन कर दिया था जब यहाँ पे एक डिज़ास्टर हो गया था। कुछ माइन में पर्सनल फंस गए थे और दे लॉस्ट देयर लाइफ। 17 पीपल दिसंबर 13, 2018 में दे लॉस्ट देयर लाइफ। एक मिसहैप हो गया था। बट अब ये जो कोल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजर्व है। रेवेन्यू इससे कम हो जाता है अगर कोल माइंस बंद हो जाएगी तो स्टेट का रेवेन्यू, और कोल का अभी भी हमें कोई सस्टेनेबल ऑल्टरनेट मिला नहीं है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ये हम रिज्यूम करें, बट विद क्लियरेंसेज, जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स, फीजिबिलिटी एंड साइंटिफिक मैनर, ये सब के हिसाब से हम इस कोल माइंस को फिर से रिज्यूम करें। दैट इज़ वॉट दे हैव टॉक्ड ओवर हियर। नाउ आर्ट फ्रॉम वेस्ट म्यूजियम ओपन्स इन गंजम। ये कहाँ है? उड़ीसा में है। यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI के जो स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने यहाँ पे ये एक आर्ट फ्रॉम वेस्ट म्यूजियम बनाया है। इनका कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने जिराफ, आयरन मैन, गिटार, ये सब बनाया है यहाँ पे। लुक एट दिस पिक्चर, एन आर्टिफैक्ट ऑन डिस्प्ले। पर्पज़ क्या है कि जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, उसको हम कुछ एक क्रिएटिव आर्ट बना दें, और इस टाइप से एक ब्यूटिफिकेशन भी हो जाएगा और इससे सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी मिल जाएगा इन्हें। ये रिकॉर्ड बुक में भी रजिस्टर हुआ है। यहाँ ऑलिव रिडली टर्टल और ब्लैक बक्स, ये यहाँ के नेचुरल हेरिटेज हैं गंजम डिस्ट्रिक्ट के, इनको इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। ऐसा ही एक और वेस्ट से एक गार्डन बना है, रॉक गार्डन चंडीगढ़ का। टेल मी द फाउंडर ऑफ दिस रॉक गार्डन। सो दिस इज़ पेज नंबर 6। नाउ दिस इज़ पेज नंबर 7। अभी कोरोना वायरस थ्रेट चल रहा है, तो ये जो मास्क है इनका सेल काफ़ी सर्ज हो गई है। देन दिस इज़ पेज नंबर 7। दिस इज़ पेज नंबर 8। ओपनिंग ऑफ बिडार एयरपोर्ट, ये कहाँ पे हो रहा है? कर्नाटका में बिडार एयरपोर्ट ओपन हुआ है। देन दिस इज़ नोवल कोरोना वायरस स्प्रेड हो रहा है ना, तो टूरिस्ट यहाँ पे अवॉइड कर रहे हैं इस एरिया में जाने से, इससे इनको फाइनेंशियल लॉसेस भी हो रहे हैं।
देन ये है अपग्रेडेड 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गन हैंडेड ओवर टू आर्मी। फैक्ट्री बोर्ड हैड वॉन बिड टू रिवैम्प द 130 mm वेपन। ये होते क्या है, देखो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का मतलब होता है जहाँ पे आयुध का निर्माण हो रहा है, गन्स, वेपन्स एट्सेट्रा। ये इंडियन गवर्नमेंट की काफ़ी जगह इन्होंने, जैसे जबलपुर वगैरह में इन्होंने ऐसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना रखी है। ये जब दूसरा टर्म है वो है आर्टिलरी। आर्टिलरी का मतलब होता है ब्रांच ऑफ आर्मी दैट यूजेस गन्स, लार्ज कैलिबर गन्स। ये यूजुअली जैसे आर्मी फाइट करती है तो सबसे आगे क्या रहती है, सबसे आगे रहती है इन्फेंट्री। इन्फेंट्री के पीछे लॉजिस्टिक्स और उसके सपोर्ट के लिए रहती है आर्टिलरी। तो आर्टिलरी यहाँ पीछे से ही बड़े बड़े मशीन्स एंड गन से यहाँ से ये मिस फायर करेंगे, तोप से, गन से फायर करेंगे और इन्फेंट्री को ये बैक एंड सपोर्ट देंगे। तो आर्टिलरी में ये गन्स होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी एक फेमस गन है बोफोर्स, जिसने 1999 कारगिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ये यहीं से गोले दाग देती थी और इससे इन्फेंट्री को बहुत हेल्प मिलती थी। सो दिस इज़ ऑल्सो एन आर्टिलरी। ये गन है, लार्ज कैलिबर गन है। कैलिबर का मतलब क्या होता है, डायमीटर, गन का, बुलेट का डायमीटर। तो 155 mm इज़ द डायमीटर और इसकी रेंज है 27 to 36 किलोमीटर। इस गन का नाम क्या है, इस गन का नाम है शरंग। सो दिस इज अबाउट गन। नाउ दिस इज हैबिटेट लॉस्ट फेल्ड लेपर्ड। एक टाइम था इंडिया में बहुत सारे लेपर्ड्स थे, अब लास्ट 100 ईयर में इनकी 90% पॉपुलेशन खत्म हो गई है। रीज़न क्या है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इज ऑन राइज बिकॉज मैन की पॉपुलेशन बढ़ रही है, मैन इनके एरिया में चला जाता है और फिर मैन और लेपर्ड का कांटेक्ट होता है और फिर हम लेपर्ड को मार देते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी सैड न्यूज़। और फिर इनकी पोचिंग होती है बिकॉज ऑफ देयर स्किन एंड बॉडी पार्ट्स। लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ प्रे एक अनदर रीज़न है कि इनको प्रे जंगल में मिलता नहीं है तो उनको ह्यूमन एनक्रोचमेंट में आना पड़ता है और समटाइम्स दे डाई। सो वी नीड अ प्रोजेक्ट टाइगर फॉर लेपर्ड्स। अभी प्रोजेक्ट टाइगर का रिपोर्ट देखा था ना, नंबर ऑफ टाइगर्स इंक्रीज हो गए। सो वी नीड सम सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम फॉर लेपर्ड्स एज वेल। लेपर्ड्स की 4 जेनेटिक एनालिसिस में 4 सब पॉपुलेशन यहाँ पे फाइंड किया है। वेस्टर्न घाट्स की पॉपुलेशन, डेकन प्लेटू सेमी एरिड वाले लेपर्ड्स, शिवालिक नॉर्थ और तराई रीजन वाले लेपर्ड्स। सो दिस इज अबाउट लेपर्ड्स। ग्रीन लाइट फॉर हेलीकॉप्टर। अब ये है एडिटोरियल। एडिटोरियल में जो पहला एडिटोरियल है वो है एक्सटेंडेड फॉली पब्लिक सेफ्टी एक्ट। ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है ये 1978 का डिफेंसिव डिटेंशन लॉ है। इसमें क्या होता है, इसमें टेक पर्सन इनटू कस्टडी टू प्रिवेंट from acting in any matter that is prejudicial to the security of the state or the maintenance of the public order। इसमें 2 साल तक विदाउट ट्रायल आप पर्सन को होल्ड करके रख सकते हो, डिटेन कर सकते हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जैसे बाकी स्टेट्स में होता है तो उसी का सिमिलर थिंग है पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये एक प्रोटेक्टिव मेजर है, प्यूनिटिव मेजर नहीं है। इसके अगेंस्ट कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलते हैं, सेफगार्ड्स हैं, जैसे आर्टिकल 22A है, मतलब आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा जिससे डिटेन किया है। 22B है, मतलब 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ेगा। देन 22(3)B है, अलाउ डिटेंशन फॉर नेशनल सिक्योरिटी। इसमें आप ओवर रूल कर सकते हो, नेशनल सिक्योरिटी के लिए आप डिटेन कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट पब्लिक सेफ्टी एक्ट। अब यहाँ पे है ट्रम्प मूव्स ऑन। ट्रम्प का एक्विटल तो होना ही था बिकॉज जो सेनेट है उसमें रिपब्लिकन पार्टी की मेजॉरिटी है, बट ये सब प्रोसेस से ये चीज़ हाईलाइट हो गई है कि जो डेमोक्रेट मतलब ओपोजिशन है वो काफ़ी वीक नज़र आए हैं इसमें, और इससे जो प्रेसिडेंट है उसकी अप्रूवल रेटिंग इंक्रीज हो गई है डोनाल्ड ट्रम्प की 43.5 to 49% अप्रूवल रेटिंग जंप हुआ है। तो इसमें यहाँ ये कहा है कि ट्रम्प इसमें स्ट्रॉन्ग निकल के आए हैं आफ्टर दिस इम्पीचमेंट थिंग। देन ये सुहासिनी हैदर जी ने लिखा है हाई कॉस्ट ऑफ रेजिंग ट्रेड वॉल। द हाई कॉस्ट ऑफ रेजिंग ट्रेड वॉल। ट्रेड मतलब क्या होता है, व्यापार। व्यापार मतलब अलग अलग कंट्रीज आपस में मिलके ट्रेड कर रहे हैं, और ये ट्रेड होता है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, कल्चरल डेवलपमेंट के लिए। सिंस इंडस वैली सिविलाइजेशन जो ट्रेड है ना, ट्रेड हमारा मेजर प्रोपेलर रहा है इन एडवांसमेंट ऑफ आवर सोसाइटी। अब एक टाइम आया था जब ग्लोबलाइजेशन वाज ऑन राइज, कंट्रीज एक्सपैंड हो रही थी, इनवाइट कर रही थी, लोग आपस में मिक्स हो रहे थे, इंटरैक्ट कर रहे थे, माइग्रेशन हो रहा था। अब एक दूसरा फेज आ रहा है, वो आ रहा है डी ग्लोबलाइजेशन का। यहाँ पे इकोनॉमिकली इंटरकनेक्टेड हैं हम एक दूसरे से और टेक्नोलॉजिकली इनसेपरेबल हैं। ये चीज़ें हमें भूलनी नहीं चाहिए कि हम इकोनॉमिकली इंटरकनेक्टेड हैं
और टेक्नोलॉजिकली इंसेपरेबल है. सो वी नीड टू बी ओपन माइंडेड इन ट्रेड, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो जो अभी ये नया फेज़ आया है ट्रेड का, उसमें प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स आर ऑन राइज, डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, रीजनल ग्रुपिंग्स आ रही हैं, WTO अब पहले जितना इफेक्टिव नहीं काम कर पा रहा है. यूनियन बजट में भी हमने डोमेस्टिक सेफगार्ड की बात किया था. बाली में अभी एशियान और RCEP की मीटिंग थी. इंडिया ने अभी RCEP ज्वाइन करने से मना कर दिया था बिकॉज उसके डोमेस्टिक इंटरेस्ट फुल नहीं हो रहे थे. तो इंडिया ने अभी बाली मीटिंग में भी इंडिया डिडंट ज्वाइन. नाउ जो चाइना है, इंडिया के रीजंस क्या है? जैसे चाइना है, ये डंपिंग ऑफ गुड्स करता है, अपने बहुत सस्ता माल इंडिया में डाल देता है, तो इंडिया के जो लोकल ट्रेडर्स होते हैं वो कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं, चीपर इंपोर्ट्स आते हैं, एंटी कॉम्पिटिटिव मेजर्स होते हैं. तो ये एक थ्रेट है, इसलिए इंडिया इन ट्रेड ब्लॉक्स और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन सब से थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहता है. राइज इन ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट मतलब हम एक्सपोर्ट तो ज़्यादा नहीं, एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है. डेफिसिट मतलब ये होता है कि हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं. दिस इज़ लाइक दिस, मीन्स इंपोर्ट इज़ हायर एंड एक्सपोर्ट इज़ लेस. सो दिस इज़ डेफिसिट. इंडिया ट्रेड डेफिसिट चलता है इन कंपैरिजन टू चाइना एंड अदर्स. हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं. सो दिस इज़ ट्रेड डेफिसिट. नाउ जो ये ग्रुपिंग होती है, अगर हम जैसे रीजनल ब्लॉक्स की बात कर लें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो गए हैं जैसे कि मर्कोसॉर है या फिर नाफ्टा है, इनसे क्या होता है कि हमें कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर हो जाती है. जब बहुत सारे लोग एक साथ मिल जाते हैं तो उनकी कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर हो जाती है. यूरोपियन यूनियन की जैसे है, ये एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, कलेक्टिव स्ट्रेंथ मिल जाती है. और अगर हम इंडिविजुअल कहीं जाना चाहें तो हमें ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, ज़्यादा चैलेंजेस और ज़्यादा डिमांडिंग हो जाती है सिचुएशन. नाउ एक होता है BTIA. अब इसमें इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने कहा कि बिकॉज ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है और दूसरा ये एंटी कॉम्पिटिटिव मेजर्स ले लेता है चाइना टाइप कंट्री, तो हम कुछ ट्रेड ब्लॉक से डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे, हम इंडिपेंडेंटली अप्रोच करेंगे. और ये जो ऐसी अप्रोच है इसमें काफ़ी इंडिया को चैलेंजेस आ रहे हैं. जैसे BTIA है, बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, ये हम यूरोपियन यूनियन से कर रहे हैं, बट इसमें अभी तक हमें ज़्यादा हेडवे मिला नहीं है. ब्रेग्जिट में देखो, UK अब नई डील करना चाहता है इंडिपेंडेंटली, तो उसको भी सेम टाइप ऑफ स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है. रीजनल ग्रुपिंग में अगर आप नहीं मिलते हो, जैसे हम RCEP ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो हमेशा एक पीयर प्रेशर रहेगा, फियर ऑफ फॉलिंग आउट रहेगा हमारे लिए. एक बात और है यहाँ पे, वो है इंडिया की स्ट्रेंथ का. इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो है सर्विस सेक्टर. मैन्युफैक्चरिंग चाइना की है, इंडिया की सर्विस सेक्टर है. अब ऐसे में सर्विस सेक्टर में ये ज़रूरी होता है कि हम मोबिलाइज कराएं इंडियन एम्प्लॉय को. मतलब जैसे IT सेक्टर में इंडियन एम्प्लॉयज़ गो टू USA, यूरोप, तो मोबिलाइजेशन ऑफ इंडियन एम्प्लॉय इज़ व्हाट वी वांट. और ये पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन बन गया है इन मॉडर्न टाइम्स. सो इन दी एंड इफ़ वी समराइज दिस एंटायर आर्टिकल, तो हमें ना एक अगेन मिडिल वे फाइंड करना बहुत ज़रूरी है. हमें हिस्टोरिकली ये ध्यान रखना चाहिए कि जो ओपन माइंडेड होते हैं वो प्रोग्रेस होती है, इनवर्ड लुकिंग से प्रोग्रेस नहीं होती है. माइंडसेट ग्रोथ स्टॉल हो जाता है इनवर्ड लुकिंग से. सी वी हैव मेड दिस वॉल, प्रोटेक्शन के लिए हमने ये वॉल बना दी है. इट इज़ प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम आउटसाइड, बट इट इज़ ऑल्सो डिप्राइविंग अस अवर फ्रीडम. हम भी बाहर नहीं जा पा रहे. दिस शुड बी केप्ट इन माइंड. नाउ दिस इज अपहोल्डिंग द फेयरनेस ऑफ द सेंटेंसिंग प्रोसेस. निर्भया केस हुआ था अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट इन 2012. इसके बाद इनको सारे जो कल्प्रिट थे उनको कैपिटल पनिशमेंट मिला, बट अब 2020 हो गया है और अभी तक हम इनको हैंग नहीं कर पाए हैं. ये पूरा आर्टिकल इसी पे बात करता है कि हम बहुत ज़्यादा लॉज एंड प्रोसेस पे तो डिले नहीं हो रहा है, हम इसमें फेयर जस्टिस तो पीछे नहीं छोड़ रहे हैं, बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. इन कॉन्विक्ट्स ने क्या किया, जब कैपिटल पनिशमेंट मिला तो उन्होंने पहले रिव्यू क्यूरेटिव पिटिशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, वो रिजेक्ट हुआ तो प्रेसिडेंट मर्सी फाइल किया, प्रेसिडेंट मर्सी आर्टिकल 72 से. देन उन्होंने रिव्यू पिटिशन फिर से फाइल कर दिया इस 72 के अगेंस्ट. तो दे आर प्लेइंग विद लॉज, अननेसेसरी डिले हो रहा है. रूल ऑफ लॉ कैन नॉट एंड शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज. दिस इज व्हाट दे हैव एम्फेसाइज्ड हियर कि ऑल्दो ये डिले हो रहा है, बट जो रूल ऑफ लॉ है मतलब हमें नियम से ही चलना चाहिए, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. क्योंकि अगर नियम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना तो इसके अदर डायर कॉन्सिक्वेंसेज आने लग जाते हैं. तो रूल ऑफ लॉ इज सुप्रीम, इट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड. इससे कई बार क्या होता है कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, जब रूल ऑफ लॉ फेल होता है ना तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स और मोबोक्रेसी ये राइज हो जाती है. सो दैट इज़ वाई हमें रूल ऑफ लॉ को ही एम्फेसाइज करना चाहिए. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा कि अपडेट करो गाइडलाइंस फॉर कैपिटल पनिशमेंट.
एक बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है, इसमें भी डिटेल्ड फ्रेमवर्क था कि कैसे हमें कैपिटल पनिशमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहिए। नाउ इन दी एंड अगर हम देखें ना तो कोर्ट जो होती है हमारी वो ड्यूटी बाउंड होती है टू मेंटेन हाई डिग्री ऑफ फिडेलिटी टू द लॉज को मेंटेन करना, अपहेल्ड करना, ये सब कोर्ट का ड्यूटी होता है। पब्लिक इस बीच में काफ़ी इम्पेशेंट हो जाती है, उनके सेंटिमेंट्स हाई हैं विच इज़ अगेन वेरी नॉर्मल एंड एक्सेप्टेबल, बट हमें ये भी इंश्योर करना चाहिए कि फेयर जस्टिस डिलीवर हो और रूल ऑफ लॉ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ रूल ऑफ लॉ हो। सो दिस इज़ पेज नंबर 10, देन दिस इज पेज नंबर 11। यहाँ बात किया है द लॉन्ग वेट फॉर मैटरनिटी बेनिफिट्स। मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स हैं, जैसे प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना है, देन गुजरात में भी इनकी स्कीम है कस्तूरबा सहाय पोषण योजना। इसके बाद भी ऑल्दो हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारी कम हो गई है, 33 आउट ऑफ 1000 लाइव बर्थ है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हमारी ऑलमोस्ट 122 आउट ऑफ 1 लाख है, ये कम है, बट फिर भी अगर वर्ल्ड स्टैंडर्ड से देखें ना तो ये इट्स नॉट वेरी गुड। प्रोग्रेस हुई है बट दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। नाउ प्राइम मिनिस्टर मातृवंदन योजना, जननी सुरक्षा योजना, इन सब योजना ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, बट जो अभी भी प्रॉब्लम्स है ना वो ये है कि हम डिलीवरी ऑफ सर्विस नहीं कर पा रहे हैं, इधर बॉटलनेक हो रहा है। जो लास्ट माइल डिलीवरी होनी चाहिए वो डिलीवरी ऑफ सर्विस अभी भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। पैट्रियार्की एट प्ले है, हमारा जो सोसाइटी है वो पैट्रियार्कियल सोसाइटी ज़्यादा है, वहाँ पे विमेन के राइट्स अक्सर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। हाई चाइल्ड माल न्यूट्रिशन है, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, तो दिस इज़ अगेन अ कॉज ऑफ कंसर्न। और इसका कवरेज कम है, जो गवर्नमेंट स्कीम्स लाती है ये ग्राउंड में बहुत हद तक नहीं पहुँच पाती है। हमें ज़रूरत है जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट मिशन मोड में हमने किया, ऐसे हम इन स्कीम्स को भी आगे प्रमोट करें। ये जो है मातृवंदन योजना, ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट लेके आती है। इसमें कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र होता है कि प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर है इनको पार्शियल वेज कंपनसेशन मिलेगा, बट इसमें इन्होंने कंडीशंस लगा दी कि ये 19+ एज होनी चाहिए और ये फर्स्ट लाइव बर्थ पे मिलेगा। तो इससे बहुत सारी जो मदर्स हैं वो इससे डिप्राइव हो जाती हैं इसके बेनिफिट्स लेने के लिए। हमें इसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, इसका कंपनसेशन इंक्रीज़ करो। और ये जो बैरियर लगा रखा है, ऑल्दो ये आइडियली अच्छा लगता है, बट वी नीड टू कीप आउट ऑफ दिस बैरियर। दिस इज़ व्हाट द ऑथर हैज टॉक्ड हियर। नाउ आधार भी हमने इसमें मैंडेटरी कर रखा है, जिसको रोकने की ज़रूरत है। कोई भी गवर्नमेंट आइडेंटिटी हो उससे हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव मैटर। हमें बैंकिंग सिस्टम को इम्प्रूव करना है, नेफ्ट के थ्रू हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इट इज़ टाइम कि हम ये जो लॉन्ग वेट है मैटरनिटी बेनिफिट्स में, इसको हम वेट को एलिमिनेट करें। मैटरनिटी बेनिफिट्स हमें इमीडिएटली प्रोवाइड करने की ज़रूरत है टू ऑल मदर्स। सो दिस इज़ पेज नंबर 11। देन ये बोडो अकॉर्ड के लिए किया है, ये पीस एग्रीमेंट है। यहाँ एक बहुत न्यूज़ है, क्रेडिट डेबिट कार्ड डिटेल्स ऑफ 4 लाख इंडियंस अप फॉर सेल, दैट इज़ वाई नेवर एवर शेयर योर OTP विद एनीबडी। सेकेंड, आप जो अपने SMS रीड करने की परमिशन देते हो एप्लीकेशन में, उसको एक बार रीचेक करो कि विच ऑल एप्लीकेशंस कैन रीड योर SMS, योर फोटोज़, योर कॉन्टैक्ट लिस्ट। अननेसेसरी है तो वो परमिशन को रिवोक कर दो। देन आपका CVV, ये सब से काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। ये कार्ड डिटेल्स 4 लाख इंडियंस के अप फॉर सेल है, दैट इज़ फिशिंग एंड ऑल। सो दिस इज़ नाउ पेज नंबर 13, इंडिया राजपक्षा टू मीट मोदी टुडे। ये महिंद्रा राजपक्षा हैं, ये श्रीलंका के अभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं और ये स्टेट विजिट में इंडिया आए हैं। श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं गोटाबया राजपक्षा और ये महिंदा राजपक्षा है। ये गोटाबया राजपक्षा और महिंदा राजपक्षा ब्रदर्स हैं। ये जो राजपक्षा हैं दे यूजुअली प्रो चाइना रहे हैं ये, बट अब ज़रूरी है कि हम इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस भी बेटर फुटिंग पे आगे बढ़ाएं। इसलिए इंडिया ने अभी इन्हें 450 लाइन ऑफ क्रेडिट भी रिन्यू किया है। ये लाइन ऑफ क्रेडिट से क्या मतलब होता है? देखो, लाइन ऑफ क्रेडिट ये होता है कि एक वॉलेट दे दिया है हमने अपने नेबर्स या कंट्रीज़ को कि आप उससे जितना ज़रूरत हो उतना पैसा आप निकाल सकते हो। वो पैसा आपको कंसेशनल रेट पे मिलेगा। तो इट इज़ अ प्रीसेट बोरोविंग लिमिट। लाइन ऑफ क्रेडिट इज़ अ प्रीसेट बोरोविंग लिमिट। ये हमने जैसे बांग्लादेश को दिया है, मालदीव्स को दिया है, श्रीलंका को दिया है। तो ये एक वॉलेट है जिससे ज़रूरत के हिसाब से ये अपना पैसा ईजी रेट्स पे निकाल सकते हैं। टेक दिस मनी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और इसकी एक लिमिट है। तो ये लिमिट है $450, दिस शुड बी मिलियन, दिस इज़ $450 मिलियन।
ये सॉफ्ट लोन होते हैं, ये ग्रांट नहीं होते हैं और ये कंसेशनल इंटरेस्ट में मिलते हैं और इसको रीपे भी करना पड़ता है और ये आपका वॉलेट बना रहेगा। अब इसको रीपे कर दो, फिर जितना ज़रूरत पड़े निकाल लो, फिर मिल जाए पैसा तो वापस रीपे कर दो। तो ऐसे करके एक आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। इंडिया ने अपने नेबर्स को दे रखा है ये, बट इसमें कंडीशन ये देता है इंडिया कि आप इस पैसे से जो भी वर्क कराओ ना अपनी कंट्री में, तो उसका 75% वर्क है वो इंडिया से सोर्स करो। मतलब इंडियन इंटरेस्ट भी उसमें होना चाहिए, सोर्स्ड फ्रॉम इंडिया। अब श्रीलंका डेट ट्रैप में फंसता जा रहा है चाइना के, जैसे पाकिस्तान फंस रहा है ना डेट ट्रैप में। मतलब चाइना बहुत उधार दे देता है, बट वो उधार चुकाने में ये लोग फिर फंस जाते हैं और इनको अपनी सोवेरेनिटी को फिर लूज़ करना पड़ता है। तो इंडिया वांट्स श्रीलंका नॉट टू फॉल इनटू दिस डेट ट्रैप ऑफ चाइना। सेफ गार्ड करना बहुत ज़रूरी है। डिफेंस, सिक्योरिटी, ट्रेड, डेवलपमेंट, कल्चर, टूरिज्म, ये सब मैटर्स अभी हम डिस्कस करेंगे। ये ऑनगोइंग विजिट है, विल लुक इनटू दिस अगेन। देन दिस इज चाइना ऑन एज। ये पूरा कोरोना वायरस का इन्होंने बताया है कैसे ये इसका ऑनस्लॉट स्टार्ट हुआ। ये जो डॉक्टर थे, विसल ब्लोवर थे, इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में वार्न किया था। गवर्नमेंट ने इनकी बात नहीं मानी। नाउ द पर्सन, दिस डॉक्टर हैज़ लॉस्ट इट्स लाइफ और इतने सारे अदर पीपल आर ऑल्सो सफरिंग। देन दिस इज़ अबाउट ट्रंप इन इंडिया। ट्रंप अभी इम्पीचमेंट से एक्विटेड हो गए। अब ये 25 फरवरी को मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में आने वाले हैं। ट्रेड डील्स करेंगे हम। हमने ना सेस लगा रखा है मेडिकल डिवाइसेस इंपोर्ट में, और इस बात का अपोज करता है यूएसए। तो दे वांट अ रिमूवल ऑन सेस जो मेडिकल डिवाइसेस में लगा है, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में जो कस्टम ड्यूटी हाई है उसको ये कम करने का हमसे बोल रहे हैं इंडिया से। अब यूएसए ने इंडिया को जीएसपी बेनिफिट्स विड्रॉ कर दिए थे। ये क्या था? ये जो जीएसपी था ना, ये एक प्रोग्राम था, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस यूएसए का। इसमें ये डेवलपिंग कंट्रीज़ उनकी इकोनॉमीज़ को प्रमोट करने के लिए उनकी इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ कर देते थे ऑन थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ताकि इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो एक्सपोर्ट करेगी यूएसए में वो ईजी हो जाए। बट यूएसए ने कहा कि इंडिया इसका मिसयूज़ कर रहा है, तो हम अभी कुछ टाइम पहले यूएसए ने ये जो जीएसपी था इससे इंडिया को हटा दिया। अब ये जब ट्रंप इंडिया में आ रहे हैं तो इंडिया ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये जीएसपी में हम फिर से आ जाएंगे, ये रीस्टोर हो जाएगा जीएसपी। देन दिस इज़ अबाउट ऑडिटिंग। ऑडिटिंग मतलब ऑडिट करना, आपने कोई भी डॉक्यूमेंट, वर्क एट्सेट्रा, ये जो एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट ऑडिटर होते हैं ये उसको ऑडिट करते हैं, जैसे हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी है। अब ये जो होता है ना ऑडिटिंग, ये ऑडिटिंग कई बार क्या होता है, ये बायस्ड हो जाता है, और बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस आए हैं कि ये इर्रेगुलर वे में काम किया है इन ऑडिटर्स ने। तो ऑडिटर्स को 5 थ्रेट होते हैं यहाँ पे जो आइडेंटिफाई किया है, कि उनका सेल्फ इंटरेस्ट तो नहीं है, सेल्फ रिव्यू तो नहीं कर रहे, एडवोकेसी, फैमिलियरिटी एंड इंटिमिडेशन। वी नीड टू वर्क ऑन दीज 5 थ्रेट को न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है, कर्ब करना ज़रूरी है। अब ये जो बिग 4 है, PwC, डेलॉइट, अर्नस्ट एंड यंग एंड KPMG, इनका मोनोपोली हो रखा है ऑडिटिंग में, और इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम होम ग्रोन इंडियन फर्म्स को भी उनकी कैपेसिटी को इम्प्रूव करें, उनको भी आगे बढ़ाएं, ताकि ये जो मोनोपोली है ये डेट्रीमेंटल नहीं हो जाए कंट्री के लिए। देन इन्होंने कंपोजिट ऑडिट क्वालिटी इंडेक्स भी लाने की बात किया है। ये जितना भी ऑडिटिंग का काम है ना, ये हो रहा है कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा, और इसने अभी इन्वाइट भी किए हैं सजेशंस। देन गो एंड सी इन देयर वेबसाइट, दे आर इन्वाइटिंग दिस सजेशन कि इसमें और क्या चेंजेस ला सकते हैं अपन ऑडिटिंग कल्चर के लिए। यहाँ कल हमने RBI का देखा था ना, रेपो रेट ऑपरेशंस किए थे, तो उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि थर्सडे RBI सेड इट विल एक्सटेंड फंड टू बैंक एट रेपो रेट 5.15%। इसको कट नहीं किया, 5.15% पे ही देगी, 1 लाख करोड़। इट मूव्ड एम्ड एट लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ फंड्स फॉर बैंक which the lender can pass on to customers. इससे liquidity बढ़ेगी। The RBI plans to extend 1 lakh crore through this. The minimum bid amount would be 1 crore and multiples thereof. There will be no restrictions on the maximum amount of bidding by individual bidders. The move is aimed at providing cheaper money, easy money मिले to banks at the repo rate and thus improving liquidity in the banking system. RBI चाहती है कि मार्केट में, बैंक में और फिर लोगों के हाथों में पैसा आए, ताकि वो उस पैसे को खर्च करें और उससे इकोनॉमी रिवाइव हो सके। स्टीप हाइक इन डिपॉजिट इंश्योरेंस ट्रिगर्ड बाय PMC। ये बैंक फेल हुआ था, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक फेल नहीं हुआ था, इसको अंडर रिस्ट्रिक्शंस रख दिया था RBI ने, बिकॉज वहाँ पे NPA रिलेटेड इरेगुलरिटीज़ हो रही थी, तो RBI ने विड्रॉवल लिमिट्स लगा दी थी। इसीलिए अगर आपका पैसा बैंक में है, तो अगर वो फेल हो गया तो
तो पहले DICGC आपको 1 लाख का इंश्योरेंस देती थी, अब वो इंश्योरेंस लिमिट बढ़ा दी है 5 लाख की। मतलब अगर आपके पास सपोज 10 लाख रुपये बैंक में डिपॉजिट है तो आपको 5 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे कम से कम, अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती है बैंक में तो। देन दिस इज showcase, then this is weekend sports, then this is again sports, and this is again women hockey undergoing positive change, Rani Rampal, Anju Bobby George. So this is sports. So today we read about auditing, independence, accountability, Trump in India. We read about इंडिया श्रीलंका, महिंदा राजपक्षे इंडिया में आए, महिंदा राजपक्षे प्राइम मिनिस्टर है और गोटाबया राजपक्षे प्रेसिडेंट है, और ये दोनों भाई भाई हैं। देन लॉन्ग वेट फॉर मैटरनिटी बेनिफिट के लिए ये जो लॉन्ग वेट है इसको कम करने की बहुत ज़रूरत है। देन निर्भया केस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए कंट्री पे। देन दिस इज अबाउट हाई कॉस्ट ऑफ रेजिंग ट्रेड वॉल्स, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, हैबिटेट लॉस फेल्ड लेपर्ड, 155 mm आर्टिलरी गन शरंग, आर्ट फ्रॉम वेस्ट म्यूजियम। देन दिस इज मेघालय कोल माइनिंग लाइसेंस, बोडो पीस पैक्ट, और ये है यूरोपियन पार्लियामेंट। So thank you so much for watching this video. Take care.